हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंद्रपाल वर्मा और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जिसके अंदर हम लोग का हेनरी लॉ आता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे रिसेंट जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है ना, उसमें से क्वेश्चन आया है 2022 और 2024 में इससे क्वेश्चन आया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। और आने वाले सालों में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आप लोग इस वीडियो को मिस मत करना। ठीक है, अंत तक जरूर से इसको देखना। बहुत ही ज़्यादा छोटा सा टॉपिक है। मैंने सोचा था कि इसको वीडियो लेक्चर नंबर 3 में ही लपेट दूं, लेकिन कुछ टाइम ज़्यादा हो गया था और मेरे मोबाइल में उतना ज़्यादा स्टोरेज नहीं है कि 1 घंटे से ज़्यादा की जो वीडियो है उसको रिकॉर्ड कर पाए। इस वजह से मैंने सोचा कि इसको ना नेक्स्ट लेक्चर में ले लेते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता है ना। तो इस वजह से मैंने सोचा तो इसको हम लोग वीडियो लेक्चर नंबर 4 में इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। हेनरी लॉ क्या होता है? ये हम लोग को ये जो हेनरी लॉ है ना, ये रिलेशन देते हैं हम लोग का पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड सॉल्युबिलिटी के बीच में रिलेशन देते हैं। किसके सॉल्युबिलिटी के बीच में? गैस का। किसमें? लिक्विड में। ठीक है, और किसके किसके बीच में रिलेशन है? वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो इस टॉपिक में हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है वो जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, है ना। तो जैसे कि इसको अगर मुझे समझना हो, है ना, इसको समझना हो तो मैं क्या करूँगा, एक सिस्टम बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में गैस मेरे डिजॉल्व है। ठीक है, गैस जो डिजॉल्व है ना, उसका जो मोल फ्रैक्शन है उसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये एक्स क्या है हम लोग का? ये है हम लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ठीक है कि नहीं दोस्तों? ये x क्या है? ये है हम लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन को किस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं? x को लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट है इस सॉल्यूशन में? एक तो है हम लोग का गैस और दूसरा है सॉल्वेंट। ठीक है ना दोस्तों? तो ये हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन को। ठीक है, अब देखो ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर क्या है? ये प्रेशर है वेपर फेज में जो गैस प्रेजेंट है ना, उसका प्रेशर है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पास एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन लगाने से होगा क्या, यहाँ पास जो गैस है ना उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। ये जो गैस होगा ना वो इस कंटेनर के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा। तो प्रेशर क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल गैस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बोलते हैं। बहुत सारे गैस हो सकते हैं, यहाँ पास नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है ना। तो अगर यहाँ पास अगर मैं 2 मिक्सचर ले रहा हूँ गैस का, एक तो मैं नाइट्रोजन ले रहा हूँ और दूसरा ऑक्सीजन ले रहा हूँ, तो यहाँ पास जो नाइट्रोजन की वजह से जो नाइट्रोजन की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के द्वारा अगर पार्शियल प्रेशर क्रिएट हो रहा है इसके वॉल के ऊपर, है ना, वॉल यानी कि इस कंटेनर के वॉल के ऊपर, तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर होता क्या है दोस्तों? पार्शियल प्रेशर होता है प्रेशर क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल गैस। ठीक है, इसको हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में जो टॉपिक है ना उसको हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जब हम लोग लिक्विड सोल्यूशन को पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं डाल्टन्स लॉ को भी एक्सप्लेन करूँगा, तो उसका चिंता मत करना। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर होता क्या है वगैरह। तो यहाँ पास हम लोग लिख लेते हैं, ये पी क्या है दोस्तों? ये पी है हम लोग का पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पास जो प्रेशर ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं? ये पार्शियल प्रेशर किसका ले रहे हैं? गैस का। कौन से फेज में? वेपर फेज में। तो यहाँ हम लोग का गैस प्रेजेंट होगा कौन से फेज में? वेपर फेज में है। ये क्या है? हम लोग का सॉल्यूशन फेज में है। सॉल्यूशन फेज में जो एक्स है उसका मोल फ्रैक्शन और साथ ही हम लोग का पार्शियल प्रेशर जो कि वेपर फेज में है, इसके बीच में रिलेशन बताता है हम लोग का हेनरी लॉ। तो अगर मैं कहूँ तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दूँ तो मेरे पास एक हेनरी लॉ कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग के एच से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाएगा हम लोग का एक्स। एक्स क्या है? हम लोग का मोल फ्रैक्शन
ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, और यहाँ पर पी क्या है हम लोग का, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। तो ये हम लोग का ये हेनरी लॉ आता है दोस्तों। हेनरी लॉ को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप लोग जरूर से नोट कर लेना, और हम लोग इसका स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं पार्शियल प्रेशर का, सॉरी हेनरी लॉ का। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट जरूर से कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, जो कि आपकी पुस्तक वगैरह में लिखाया रहता है ना, तो उसका हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं हेनरी लॉ का। ये कहता क्या है, देखो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज is directly proportional to mole fraction of gas in solution। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज इक्वल टू KH, जो कि हेनरी लॉ कांस्टेंट है, x के हम लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेनरी लॉ को लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन यानी कि ये इससे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो इससे जो क्वेश्चन आता है दोस्तों मैं उसको बताता हूँ। यहाँ पास P क्या है हम लोग का, पार्शियल प्रेशर है, x क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, x क्या है हम लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, और इसी को हम लोग ना सॉल्युबिलिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होता है वो क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिजॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। और मोल फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे पास जो कि मैंने सेकंड लेक्चर में लिया था, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी, है ना, पार्ट पर मिलियन, ये सभी क्या है, ये सभी सॉल्युबिलिटी को बताते हैं। ठीक है, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं ना वो सॉल्युबिलिटी को बताते हैं। तो सॉल्युबिलिटी का जो यूनिट होता है ना वो इसका जो यूनिट है वो मोल फ्रैक्शन, वो जो अमाउंट, जो कंसंट्रेशन टर्म्स के जो यूनिट्स होते हैं ना वही सॉल्युबिलिटी के यूनिट्स होते हैं, है ना। तो इस बात का जरूर से ध्यान रखना। हेनरी लॉ में हम लोग जो कंसंट्रेशन टर्म्स यूज़ करते हैं वो है मोल फ्रैक्शन, है ना, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो पार्शियल प्रेशर है वो, हाँ मैं बता क्या रहा था, मैं बता रहा था कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो इसमें से अगर आप लोग देखोगे ना, अगर मैं इसको सॉल्युबिलिटी लूँ, एक्स को अगर मैं सॉल्युबिलिटी लूँ तो ये जो पार्शियल प्रेशर है वो ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, सॉल्युबिलिटी के। ठीक है दोस्तों, पार्शियल प्रेशर जो है किसके ऊपर, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका ये मतलब है ना। और अगर मैं ना सॉल्युबिलिटी और इस हेनरी लॉ कांस्टेंट के बीच में अगर रिलेशन देखूँ, है ना, किसके किसके बीच में, सॉल्युबिलिटी यानी कि मोल फ्रैक्शन और इस हेनरी लॉ कांस्टेंट के बीच में अगर रिलेशन देखूँ एट ए कांस्टेंट प्रेशर, है ना, एट ए कांस्टेंट पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर को मैंने कांस्टेंट रखा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो सॉल्युबिलिटी होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने कांस्टेंट रख दिया और KH को इस तरफ ट्रांसफर किया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/KH हो जाएगा, है ना। तो x जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हेनरी लॉ कांस्टेंट के ऊपर। इसका मतलब क्या है, जो सॉल्युबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हेनरी लॉ कांस्टेंट से, है ना। हेनरी लॉ कांस्टेंट से ये जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, इनवर्सली रिलेशन रखता है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, 2022 में आया था और 2024 में आया था। तो 2022 का मैं करवा देता हूँ, आप लोग 2024 का कर लेना, या फिर 2024 का करवा देता हूँ, 2022 का आप लोग कर लेना। ठीक है, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक होगा तो आप वहाँ से कर सकते हो। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ।
तो दोस्तों आप सभी के सामने ये वाला प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर से सॉल्व करना। ये 2022 में आया था, ठीक है, और इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो 2024 में भी पूछा गया था, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं दोस्तों वो रिपीट होते हैं, इस बात का आप लोग जरूर से ध्यान रखना, है ना। और जो क्वेश्चन है वो भी रिपीट होता है, बट ना थोड़ा सा क्या कर देते हैं, उसके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं या फिर कुछ ना कुछ जो वैल्यूज़ होते हैं उसको क्या कर देते हैं हम लोग, चेंज कर देते हैं हिंटी वाले, ठीक है। तो ये 2022 में आया था और सिमिलर सा कॉन्सेप्ट 2024 में भी पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके आप लोग जरूर से सॉल्व करना और इस क्वेश्चन को आप लोग ना नोट भी कर लेना, ठीक है। चलो करो। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। नहीं किया होगा तो कर लो यार, क्या ही समस्या है। देखो इसमें ना मैंने आंसर भी लिख दिया था, इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। तो देखो जो हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है KH, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉल्युबिलिटी यानी कि मोल फ्रैक्शन के। तो इसी बात का ध्यान रखना था, जिसका जितना कम मोल फ्रैक्शन या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, जो सॉल्युबिलिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है होता है किसके, हेनरी लॉ कांस्टेंट के ऊपर, है ना। तो जिसका जितना ज़्यादा KH का वैल्यू कम, उसका उतना ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, है ना। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसका होगा, जिसका KH का वैल्यू सबसे कम हो। KH का जो वैल्यू सबसे कम किसका है, यहाँ पास ये 0.43 है, 1.67 है, तो ये हम लोग का पहला आएगा, मतलब सबसे ज़्यादा सॉल्युबल यही होगा, है ना। CH4, देखो CH4 का जो सॉल्युबिलिटी है सबसे ज़्यादा होगा, बाकी तो मुझे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है ना। अच्छा इसमें 10⁻⁻5 भी लगा है ना, तो इस वजह से HCHO का जो सॉल्युबिलिटी है सबसे ज़्यादा आएगा दोस्तों। देखो ये थोड़ा सा ऐसे मिस्टेक हो सकता है, एग्ज़ाम में भी होता है, तो एक बार क्रॉस चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। HCHO का जो सॉल्युबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि KH का उसका सबसे वैल्यू कम है ना। तो इस वजह से मुझे तो यही ऑप्शन लग रहा है, बाकी चेक भी कर लेते हैं। ये इसका सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद किसका होगा सॉल्युबिलिटी, देखो CH4 का होगा, ये सेकंड नंबर आएगा। थर्ड नंबर कौन सा है होगा, ये हम लोग का थर्ड नंबर होगा, और ये होगा हम लोग का फोर्थ नंबर, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका, HCHO, फिर उसके बाद CH4, उसके बाद CO2 और फिर आर्गन, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से देखो ये मुफ्त का 4 नंबर क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा सिंपल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग ने कर लिया होगा, मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो दोस्तों NCERT के एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल जो है 2.4 उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। इसको आप लोग जरूर से अपने से ट्राई करना, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को देखना आगे। अगर आपसे नहीं हुआ ना तो ही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना, नहीं तो आप लोग थोड़ा पार्ट स्किप कर सकते हो। सो इसमें हम लोग को क्या पूछा है, इसमें हम लोग को पूछा है हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। 1 लीटर वाटर में कितने मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस डिजोल्व होंगे वो पूछा है। हम लोग को क्या दिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस जो कि कितना है 0.987 बार दिया है, और हेनरी लॉ कांस्टेंट भी दे दिया है दोस्तों। हेनरी लॉ कांस्टेंट कितना दिया है, 76.48 किलो बार दी है ना। तो हम लोग को क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस, और वो हम लोग को मिली में चाहिए, मिली मोल्स में चाहिए, ठीक है, मोल्स में नहीं, हम लोग को मिली मोल्स में चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो हम लोग हेनरी लॉ से लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, यही है हम लोग का। तो यहाँ पास हम लोग को हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू दे दिया है दोस्तों। हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया है हम लोग को, ये दिया है हम लोग को 76.48 किलो बार दे दिए है, और साथ ही ये पार्शियल प्रेशर का वैल्यू दे दिया है, कितना है, पार्शियल प्रेशर का जो वैल्यू है 4.987। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये बार में है, ये किलो बार में है, तो किलो बार को बार में चेंज कर दूँ दोस्तों, इसको 10⁻³ से ये बार, है ना, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस, ठीक है दोस्तों। तो मेरा जो चैलेंज रहेगा वो क्या निकालना रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस को निकालना रहेगा, ठीक है। तो चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस निकालते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए रहेगा, है ना। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है तो दोस्तों आप लोग को पता है क्या, बताओ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस होगा, वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
दिस सॉल्यूशन, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब वाटर हमने कितने लिया है, 1 लीटर का वाटर लिया है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे उसको निकालने के लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है दोस्तों, वैसे तो आप लोग को पता है क्या है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अगर मुझे निकालना हो तो इसका मैं लिखूंगा गिवन मास अपॉन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। किसका, H2O का, गिवन मास ऑफ H2O। अब ये हम लोग का जो गिवन मास है वो 1 लीटर ऑफ वाटर दिया है, वहाँ तो वॉल्यूम दिया है, तो वहाँ से हम लोग उसका मास कैसे निकालेंगे, उसका जो मास है उसको निकालने के लिए हम लोग डेंसिटी का यूज़ करेंगे दोस्तों। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है दोस्तों, इसको याद रखना, आप हमेशा काम आएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 1 ग्राम पर ml होता है ना, ये होता है हम लोग का डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, जो कि होता है मास बाय वॉल्यूम, है ना, मास बाय वॉल्यूम, है ना। हम लोग हमारा जो वॉल्यूम ये डेंसिटी क्या होता है दोस्तों, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ये हम लोग का डेंसिटी होता है। डेंसिटी कितना दी है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है वाटर का, और मास हम लोग को निकालना है। वॉल्यूम कितना दिया है हम लोग को, वॉल्यूम दिया है 1 लीटर, कितना दिया है 1 लीटर। तो यहाँ से हम लोग मास निकाल सकते हैं, यहाँ से जो मास होगा इस 1 लीटर को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये हो जाएगा 1 ग्राम पर मिलीलीटर। मिलीलीटर को 10⁻³ लीटर लिख सकता हूँ दोस्तों, है ना, 1 × 10⁻³ लीटर लिख सकता हूँ इसको, है ना। और ये ऊपर में क्या हो जाएगा, लीटर आ जाएगा, लीटर से लीटर कट जाएगा और ये हम लोग का क्या बन जाएगा, मास आ जाएगा। 10⁻³ है, उसको ऊपर ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा ग्राम। 10⁻³ प्लस 10⁻³ यानी कि 1 के बाद 3 जीरो ग्राम। ये हो गया हम लोग का गिवन मास अब दोस्तों। मोलिकुलर मास ऑफ H2O कितना होता है, H2O को अगर हम लोग लिखेंगे तो वो उसका मोलिकुलर फार्मूला इस प्रकार से होता है, एक हाइड्रोजन का एक, और ऐसे ही हमारे पास कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो ये इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है दोस्तों, 16 होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, है ना। इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। वाटर को जो मोलिकुलर मास से निकला वो कितना निकला, 18 ग्राम पर मोल निकला, है ना। और 1 लीटर वाटर में कितना हम लोग का कितना मास है, 1000 ग्राम है दोस्तों, 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना निकला है, देखो बताओ। 1000 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, बताओ आप लोग। अगर मैं 18 से डिवाइड करूं तो 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90, बचा 5, सॉरी ये बचा हम लोग का 10 में 9, 10 में 9 1, और मैं इसको जीरो को उठाऊँगा, 18 पंचे 90, फिर से 5 बचेगा, सॉरी फिर से हम लोग का कितना बचेगा, 10 बचेगा, फिर से 100 उतारूँगा तो 18 पंचे 90, है ना, फिर से मेरा 10 बचेगा, एक फिर से उतारना पड़ेगा, तो ये 5.56 लिख सकते हैं, क्योंकि आगे 5 5 5 5 कंटिन्यू होगा, तो इसको हम लोग 5.56 लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना निकला है, 55.56 मोल्स निकला है, ठीक है दोस्तों। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकल गया। एक कॉन्सेप्ट आता है वाटर का मोलारिटी कितना होता है ना, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ वाटर। सो ये मोलारिटी का डेफिनेशन आप लोग जानते हो क्या दोस्तों। मोलारिटी का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर जो वाटर का जो मोलारिटी होगा वो कितना होगा, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं अपॉन क्या हो जाएगा, 1 लीटर ऑफ वाटर हो जाएगा। तो 1 लीटर वाटर में कितना प्रेजेंट होते हैं मोल्स हम लोग के दोस्तों, 55.56 मोल प्रेजेंट होते हैं। तो जो मोलारिटी होता है, मोलारिटी होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो वाटर कितना मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर वाटर में, 55.56 मोल प्रेजेंट है इसके, कितने लीटर वाटर में, 1 लीटर वाटर में। तो इसका जो मोलारिटी हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 55.56 मोल पर लीटर हो जाएगा, ठीक है, मोल पर लीटर।
ये किसका मोलारिटी हो गया, ये वाटर का मोलारिटी हो गया। और इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद भी रख सकते हो, है ना। वाटर का मोलारिटी कितना होता है, 55.56, है ना। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला चीज़ है और ये जगह जगह आप लोग को काम आ सकता है। चलो अभी हम लोग अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था ये मोल फ्रैक्शन निकालना है हम लोग को N2 का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हम लोगों ने निकाल लिया। तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। हम लोग का मेन क्वेश्चन यही है फाइंड करना दोस्तों, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ऐसे था ना हम लोग का, 1 लीटर ऑफ वाटर था। तो वही हम लोग को निकालना है, N2 को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 को निकालना ही हम लोग का मेन प्रश्न है। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना है हम लोग का 55.56, 55.56 हम लोग का ये है मोल्स। ठीक है, चलो। तो मेरे पास जो मेन इक्वेशन था, मेन इक्वेशन क्या है हम लोग का, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। किसका ले रहा हूँ मैं, N2 का ले रहा हूँ। तो KH का जो वैल्यू था दोस्तों वो कितना था 76.48, है ना। ये कितना था अपने पास 76.48 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ बार था। और प्रेशर का वैल्यू था दोस्तों 0.987, ये बार था, है ना। मोल फ्रैक्शन हमने अभी अभी निकाला है, कितना निकाला है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस क्या हो जाएगा 55.56। ठीक है दोस्तों, ऐसा कर सकता हूँ मैं। ये वाला जो चीज़ है ना, मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो ये 0.987 बार अपॉन क्या हो जाएगा 76.48 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस क्या हो जाएगा ये 55.56। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व किस प्रकार से कर सकते हैं, देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं ना ऊपर जो संख्या है इसमें 0.987 आ रहा है और इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ 987 मल्टीप्लाइड बाय 76480, ऐसे कर सकता हूँ दोस्तों। ऊपर भी मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो इतना आया। और 10⁻, नीचे में 3 है ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो वैल्यू आएगा इसको मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस 55.56। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 जो है ना वो छोटा है किससे, इस 55.56 से। तो आप लोग ना इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 जो कि डिनोमिनेटर में है इसको निगलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं 55.56 है उसमें अगर मैं 0.0001 ऐसे कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 55.56 ही ले सकते हो इसको, है ना। तो इस वजह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 को क्या कर सकते हो आप लोग, इग्नोर कर सकते हो। और अगर आप लोग इग्नोर नहीं करना चाहो तो उसको मत करना, कोई समस्या नहीं है, दोनों में से आंसर सेम ही आने वाला है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं दोस्तों तो ये आता है हम लोग का कितना आता है, ये 1.29 इंटू 10⁻⁻5 आता है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस क्या हो जाएगा ये 55.56। इसको अगर मैं इधर लेके जाके मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा 1.29 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाई 10 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस क्या हो जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाय 55.56, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 55.56 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, है नहीं दोस्तों, इस प्रकार से है। ठीक है, इसको मैं इधर लिखता हूँ अच्छे से। तो देखो मेरे पास क्या है 1.29 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस प्लस क्या हो जाएगा 1.29 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵
है ना, इंटू क्या हो जाएगा 55.56 जो है वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस के बराबर। ठीक है, तो ये वाला जो क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी उसको राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, है ना, तो मेरा और ये वाला जो इसको है ना मैं सॉल्व कर लेता हूँ, है ना। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 71.67 आता है। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का, इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा दोस्तों, है ना। 71.67 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 माइनस क्या हो जाएगा 1.29 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। तो आप लोग ना देखो ये 1 है और ये 1.29 इंटू 10⁻⁻5 है, तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है इसके कंपैरिजन में, तो इसको आप लोग निगलेक्ट कर दो, कोई समस्या नहीं है ना। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आया वो कितना आया 71.67। ये किस में आया है दोस्तों, यह है मोल्स में आया है। ठीक है ना, ये किस में आया है दोस्तों, ये मोल्स में आया है, इंटू 10⁻⁻5 भी है ना। ये इसका जो वैल्यू है ना ये है हम लोग का 10⁻⁻5 भी है, और ये निकला हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस। ये हम लोग का फाइनल आंसर है दोस्तों। हम लोग को किस में पूछा है, हम लोग को पूछा है मिली मोल्स में पूछा है। मिली का मतलब होता है दोस्तों 10⁻⁻3। तो इसको मुझे अगर मुझे 10⁻⁻3 बनाना है तो ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो नंबर है, इसमें अगर मैं 71.67 इंटू 10⁻⁻5 है, इसको मैं क्या करता हूँ 10⁻+2 और 10⁻⁻2 से मैं क्या कर देता हूँ, दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसका जो वैल्यू है कितना आता है 10⁻0 हो जाएगा, और 10⁻0 यानी कि 1 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो दोस्तों तो वही संख्या आता है ना। तो ये मेरे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस हो जाएगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो गया 10⁻³ हो जाएगा, और इसका वैल्यू अगर मैं इधर करूँगा तो ये हो जाएगा, और इसको सॉल्व करूँगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 0.7167 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ हो जाएगा ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। इसको मैं मिली लिख सकता हूँ, है ना, ये इसका यूनिट होगा क्या होगा, मोल्स होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मिली लिख सकता हूँ। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा दोस्तों वो 0.7167 मिली मोल्स। तो 1 लीटर जो वाटर है उसमें कितने मोल्स N2 के डिजोल्व हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितने डिजोल्व हैं, 0.7167 मिली मोल्स डिजोल्व हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हालांकि इसमें जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो वो आएगा। यहाँ पास एक चीज़ जो आप लोग कर सकते हो, यहाँ पास अगर आप लोग को इग्नोर कर, इसको क्यों इग्नोर करूँ ऐसा आपके मन में प्रश्न आया होगा ना, तो उसका जो आंसर है वो हम लोग का ये वाला स्टेप में आया था, है ना, जिसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 था और वो माइनस में था 1.29 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻5 था, है ना। तो ये जो क्वांटिटी था ना, ये वाला क्वांटिटी, और यहाँ पास जो 1.29 इंटू 10⁻⁻5 आया था, तो वो छोटा था, इस वजह से हमने उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो फाइनली हम लोग का ये इस प्रकार से आंसर आ जाएगा दोस्तों। आई होप आप सभी लोग को ये प्रश्न समझ आया है। तो इस प्रकार से NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन को आप लोग भी उसको सॉल्व करना। ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करना, और नहीं बनेगा तो मुझे जरूर से कमेंट करके बता देना।